हाल में जारी आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में चीन यूएसए को पीछे करके भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। बताते चलें 118.4 अरब डॉलर के दो तरफा वाणिज्य के साथ चीन अब भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है, जिसमें चीन को भारत का निर्यात 8.7% से बढ़कर 16.67 अरब डॉलर हो गया है। वहीं चीन से भारत का आयात 3.24% बढ़कर 101.7 बिलियन डॉलर हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने चीन को लौह अयस्क, कपास, धागा, कपड़े, हथकरघा, मसाले, फल, सब्जियां आदि वस्तुएं निर्यात की, जबकि चीन से टेलीकॉम, स्मार्टफोन पार्ट्स, लैपटॉप और लिथियम आयन बैटरी का आयात किया। याद रहे, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 118.3 बिलियन डॉलर रहा है। हाल में आइसलैंड के 7वें राष्ट्रपति के रूप में महिला राष्ट्रपति हाला टॉमस-डोटर को चुना गया है। बता दें, 1 जून 2024 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में हाला टॉमस-डोटर ने 34.3% वोटों के साथ जीत हासिल की है और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स-डोटर को हराया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आइसलैंड के राष्ट्रपति अपने संसदीय लोकतंत्र में काफी हद तक औपचारिक भूमिका निभाते हैं, जिसमें वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। दरअसल आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक में बसा एक द्वीपीय देश है। यह यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा और विश्व का 18वां सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी रेकजाविक है और देश की आधी जनसंख्या राजधानी में ही निवास करती है। हाल में आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर लॉन्च किया है। बता दें, यह पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। वैसे इस रॉकेट की लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अग्निकुल द्वारा विकसित धनुष लॉन्च पैड से हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस परीक्षण उड़ान का उद्देश्य इन हाउस तकनीकों और स्वदेश तकनीकों का प्रदर्शन करना है। ध्यान रहे, इस रॉकेट में 6 किलो न्यूटन का अर्ध क्रायोजेनिक इंजन लगा है, जो प्रणोदकों के रूप में तरल ऑक्सीजन और केरोसिन का उपयोग करता है। यह 5 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में 300 किलो तक के पेलोड को 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। हाल में फिलीपींस की एक अदालत ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस और वीटी वैगन के व्यावसायिक प्रसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन यानी प्रोविटामिन ए होता है। याद रहे, बीटा कैरोटीन शरीर की आवश्यकता के अनुसार विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है और अनाज को उसका सुनहरा रंग देता है। इसका विकास आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हुआ है। इसका उद्देश्य विटामिन ए की कमी से निपटना है। वैसे बीटी बैंगन एक ट्रांसजेनिक बैंगन है। इसे भारत में व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी नहीं दी गई है। हाल में हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा ढह गया, जिसे मंडप या साल मंडप कहते हैं। इसके ढहने का कारण पत्थर के खंभों की कमजोर नींव और लंबे समय तक भारी बारिश होने के कारण रहना बताया जा रहा है। बताते चले, विरूपाक्ष मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो कर्नाटक के हम्पी के ऐतिहासिक स्थल में स्थित है। याद रहे, यह मंदिर भगवान शिव के अवतार विरूपाक्ष को समर्पित है। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के सेनापति लंकन दंडेश ने कराया था। स्मरण रहे, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में सेवारत थे। दरअसल हाल में पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल की यात्रा की। बताते चलें, यह यात्रा उन्होंने 48 घंटे तक ध्यान करने और 2024 के लोकसभा चुनावों के समापन को चिन्हित करने के लिए की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास एक छोटे से द्वीपीय चट्टान पर स्थित है। यह चट्टान लक्षद्वीप सागर से घिरी हुई है, जहाँ बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का संगम होता है। ऐसा माना जाता है कि विवेकानंद ने इसी चट्टान पर ज्ञान प्राप्त किया। इस मेमोरियल में श्रीपद मंडपम और विवेकानंद मंडपम शामिल हैं। परिसर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद कांस्य प्रतिमा भी स्थापित है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात रेमल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर पहुंच चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला प्री मानसून चक्रवात है। बता दें, आईएमडी के अनुसार रेमल चक्रवात की गति 102 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जो बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। याद रहे, हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण की प्रणाली के अनुसार इसका नाम ओमान द्वारा प्रस्तावित किया गया है। दरअसल चक्रवात कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से अंदर की ओर हवा का संचार होता है। चक्रवात शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ सांप की कुंडली है। हाल में यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2024 के पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। याद रहे, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है।
बता दें यह 15 पत्रकारिता श्रेणियों और 8 कला श्रेणियों को मान्यता देता है। इस वर्ष पत्रकारिता की श्रेणी में सार्वजनिक सेवा के लिए ProPublica को, खोजी रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना डेयर को और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना जोसेफ पुलित्जर ने 1904 में की थी और प्रथम पुलित्जर पुरस्कार 1917 में दिए गए थे। हाल में जारी आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में चीन यूएसए को पीछे करके भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। बताते चलें 118.4 अरब डॉलर के दो तरफा वाणिज्य के साथ चीन अब भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है, जिसमें चीन को भारत का निर्यात 8.7% से बढ़कर 16.67 अरब डॉलर हो गया है। वहीं चीन से भारत का आयात 3.24% बढ़कर 101.7 बिलियन डॉलर हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें भारत ने चीन को लौह अयस्क, कपास, धागा, कपड़े, हथकरघा, मसाले, फल, सब्जियां आदि वस्तुएं निर्यात की, जबकि चीन से टेलीकॉम, स्मार्टफोन, पार्ट्स, लैपटॉप और लिथियम आयन बैटरी का आयात किया। याद रहे वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 118.3 बिलियन डॉलर रहा है। हाल में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। दरअसल साल दर साल आंकड़ों की तुलना करने पर इरेडा के शुद्ध लाभ में 32% की वृद्धि दर्ज की गई है। बता दें इरेडा की स्थापना 1987 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुई। यह सार्वजनिक कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा और दक्षता परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देती है। वर्तमान में भारत में 16 नवरत्न कंपनियां हैं और 13 महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न व्यवस्था की शुरुआत 2010 में हुई और नवरत्न व्यवस्था एवं मिनी रत्न व्यवस्था की शुरुआत 1997 में हुई थी। हाल में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को वर्ष 2024 के लिए गोल्डमैन पुरस्कार से सम्मानित किया है। बता दें यह पुरस्कार अक्सर बड़े व्यक्तिगत जोखिम पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन के लिए निरंतर और महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए व्यक्तियों को मान्यता देता है। याद रहे इसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल गोल्डमैन पुरस्कार जमीनी स्तर के नेताओं को स्थानीय प्रयासों में शामिल लोगों के रूप में देखता है, जहाँ समुदाय या नागरिक भागीदारी के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन पैदा होता है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1989 में रिचर्ड और गोंडा गोल्डमैन द्वारा की गई थी और पहला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार समारोह 1990 में आयोजित हुआ। हाल में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार यूएसए, चीन और रूस वैश्विक स्तर पर सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष 3 देश हैं। इसके बाद भारत और सऊदी अरब हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें वर्ष 2023 में 83.6 अरब डॉलर के सैन्य खर्च के साथ भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे खर्च करने वाला देश है और यह खर्च पिछले वर्ष की तुलना में 4.2% अधिक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते कर्मियों और संचालन लागत का परिणाम था, जो कुल सैन्य बजट का लगभग 80% था। बता दें यूक्रेन 2023 में सैन्य खर्च में 51% की बढ़ोतरी के साथ 8वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। हाल में DRDO ने BIS गोला बारूद के उच्चतम खतरे स्तर 6 के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। बताते चलें इस जैकेट के निर्माण में नई प्रक्रियाओं के साथ नवीन सामग्री का उपयोग किया गया है। दरअसल यह बुलेट प्रूफ जैकेट 6 गोलियां रोक सकती है और नए डिजाइन दृष्टिकोण पर आधारित है। इस जैकेट का फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल कई हिट को मात देता है। एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन किया गया फ्रंट HAP पॉलीमर नेकिंग के साथ मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बना है, जो ऑपरेशन के दौरान पहनने की क्षमता और आराम को बढ़ावा देता है। याद रहे DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। हाल में निशानेबाज माहेश्वरी चौहान ने दोहा के ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन में रजत पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का 21वां कोटा निश्चित किया है। बताते चले उनके 121 अंकों ने उन्हें नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड प्रदान किया। याद रहे यह भारत का महिला स्कीट में दूसरा पेरिस कोटा स्थान है, क्योंकि पहला कोटा रेजा ढिल्लो ने दिलवाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ था और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में आयोजित होंगे, जबकि 2028 गेम्स का आयोजन लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। हाल में भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर अभ्यास पूर्वी लहर का संचालन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारियों के मूल्यांकन की दिशा में प्रक्रियाओं का सत्यापन करना है। बता दें यह अभ्यास कई चरणों में आयोजित होगा और विभिन्न स्थानों से विमानों के परिचालन के साथ पूरे क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बनाई रखी गई है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना, अंडमान और निकोबार कमान,
एवं तटरक्षक बल की परिसंपत्तियों को भी शामिल किया गया है। याद रहे, भारतीय नौसेना की स्थापना वर्ष 1916 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च कमांडर के रूप में भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हाल में केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। वर्तमान में ये नौसेना स्टाफ उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। बता दें, दिनेश कुमार को 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया। नौसेना में इनकी लगभग 39 वर्षों की लंबी और विशिष्ट सेवा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च कमांडर के रूप में भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय नौसेना के कुछ शुरुआती अभियानों में वर्ष 1961 में गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने में उसका योगदान शामिल है। हाल में ब्राजील के वर्षा वनों में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई। बता दें, यह नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर बिल्ली है। इस प्रजाति का कद छोटा है और जैव विविधता की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल यह प्रजाति वनों की कटाई और अवैध शिकार के खतरों का सामना कर रही है। बताते चलें, टाइगर बिल्लियां छोटी चित्तीदार बिल्लियां होती हैं जो कि पेड़ों पर चढ़ने और छोटे शिकार का शिकार करने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। वैसे इनका वजन 1.5 किलो से 3 किलो तक हो सकता है। कुछ समय पहले तक इनकी 2 प्रजातियां मौजूद थीं, उत्तरी बाघ बिल्ली और अटलांटिक वन बाघ बिल्ली। दरअसल गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनेंगे। बता दें, यदि यह मिशन सफल रहता है तो गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंतरिक्ष पर्यटन मूल रूप से विमानन क्षेत्र का एक वर्ग है जो पर्यटक को अंतरिक्ष यात्री बनने और मनोरंजन, अवकाश या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। बता दें, NS-25 मिशन पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर जाएगा, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा माना जाता है। यहाँ पर यात्री कुछ दिनों से लेकर 1 सप्ताह से अधिक समय बिता सकते हैं। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकारों को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का विस्तार किया। दरअसल स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। यह वायु प्रदूषण, वेक्टर जनित बीमारियों में परिवर्तन, बढ़ते तापमान, सूखा, फसल की विफलता के कारण खाद्य आपूर्ति में कमी, तूफान जैसे कारकों के कारण प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीवन का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, जो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अलावा उनका जीवन छीना नहीं जा सकता। इस अधिकार में शामिल है सम्मान के साथ जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार और स्वस्थ वातावरण का अधिकार। हाल में भारतीय वायुसेना ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के अंतर्गत नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम की शुरुआत की है। बताते चले, प्रोजेक्ट आकाश तीर का उद्देश्य वायु रक्षा तंत्र की परिचालन दक्षता और एकीकरण को बढ़ाना है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट आकाश तीर डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास करेगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से रक्षा संपत्तियों की निगरानी, ट्रैकिंग और मार गिराने के लिए वायु रक्षा तस्वीर तैयार करेगा। इससे भारतीय वायुसेना की संचार क्षमता बढ़ेगी। हाल में भारतीय वायुसेना का अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। दरअसल विशेष रूप से इस अभ्यास में लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में छद्म लक्ष्यों पर हमला करेंगे। बताते चलें, आखिरी बार इसे वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था, जिसके दौरान भारतीय सेना ने 2 चरण के हवाई युद्ध अभ्यास के दौरान 11,000 से अधिक उड़ान पूरी की है। ध्यान दें, इस अभ्यास में ऑपरेशनल रेल मोबिलाइजेशन प्लान के प्रमुख पहलुओं को मान्य करने के लिए लगभग 10,000 इंडियन एयरफोर्स कर्मियों और गोला बारूद की आवाजाही की सुविधा शामिल है। हाल में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के 4थे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। बताते चलें, यह पहल 500 सदस्यों के बीच स्टार्टअप बातचीत व्यापक बनाने, नवाचार के लिए अनुकूल माहौल बढ़ावा देने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं प्रतिभागियों को नवीन समाधान विकसित करने पर केंद्रित है। ध्यान रहे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए विभिन्न पहलों का आयोजन किया। याद रहे, संघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे वर्ष 2000 में बनाया गया था। चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर हुए और 2003 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। हाल में भारत के 2 नौसैनिक जहाज INS तीर और INS सुजाता त्रिपक्षीय अभ्यास IMT TRILAT 2024 में शामिल हुए। याद रहे, यह अभ्यास भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया का संयुक्त अभ्यास है। इस अभ्यास में संयुक्त प्रशिक्षण गतिविधियां जैसे कि अग्निशमन,
चिकित्सा, गोताखोरी, क्षति नियंत्रण आदि शामिल हैं। इस अभ्यास के पहले संस्करण में तंजानिया और मोजाम्बिक की नौसेनाओं के साथ INS तरकस ने भाग लिया था, जिसमें खतरों का मुकाबला करने, नाव संचालन, बोर्ड खोज, फायरिंग अभ्यास और विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया गया था। हाल में भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये 2024 सेशेल्स में आयोजित किया गया है। यह अभ्यास का 10वां संस्करण है और इसका उद्देश्य शांति स्थापना संचालन पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अर्ध शहरी वातावरण में उप पारंपरिक संचालन में अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। 10 दिनों तक चले अभ्यास में फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास, युद्ध चर्चा, व्याख्यान और प्रदर्शन शामिल होंगे। इस द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 2001 में हुई थी। इस अभ्यास के माध्यम से दोनों सेनाओं के बीच कौशल और अनुभव के आदान प्रदान के अलावा द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को बढ़ाना और बनाना शामिल है। हाल में हांगकांग में एशिया का पहला बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड केंद्र स्थापित हुआ। बताते चलें, चीन में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध है, लेकिन हांगकांग खुद को एक वैश्विक डिजिटल परिसंपत्ति केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है जो किसी को भी तुरंत भुगतान करने में सक्षम है। याद रहे, यह ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है और इसे किसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी नहीं किया गया है। दरअसल बिटकॉइन के जनक सातोशी नाकामोतो को माना जाता है, जिन्होंने 2008 के वित्तीय संकट के बाद इसे विकसित किया।